10 रेप्स लगाने के बाद फ़ौरन एक्सरसाइज चेंज होगी, ठीक है। यूँ यूँ, टेन के बाद जंप करेंगे। थोड़ी सी जंपिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थाइस आपकी वीक हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा उसी को रिवाइज करेंगे। चलते हैं एब्डोमिनल की तरफ। एब्डोमिनल में आज साइकिलिंग करेंगे पहले। कोशिश कीजिएगा आपका अपर उठा रहे, ठीक है। ये हमारा लोअर एब्डोमिनल जो है इस पोर्शन पे इफेक्ट करेगा। चलते हैं अपर की तरफ, थोड़ा इस पोजीशन में लेते हैं। टेन रेप्स हमने अपर के लगाए, लोअर के लगाए, कुछ करते हैं एक्सरसाइज। मैं लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट साइड पे, ठीक है। पूरा घूमे, पूरा घूमे। इसी में नेक्स्ट एक्सरसाइज, अपर उठा के रखिए, आपके अपर एब्डोमिनल को जोर देगी ये। चलते हैं वापस साइकिलिंग की तरफ, दोबारा रिवाइज करेंगे। दोबारा अपर क्रंचेस लगाएंगे, साइड्स लगाएंगे। मैक्सिमम जितने रैप्स आप रख सकते हैं इसमें रखें, क्योंकि ये टोटल आपके एब्डोमिनल पे जोर देगी। दो रैप्स कम से कम 5 to 8 रैप्स रखिए। दोनों को किसी दिन मैं करवा दूंगा। मैं तो करता रहता हूँ। अब डांस करते हैं। नहीं, एक्सरसाइज है, डांस भी एक्सरसाइज है। मैम भी अगर ये करें ना एक्सरसाइज तो पूरा एब्डोमिनल कटता है। मुझे लग रहा है आज सुबह बहुत ज्यादा जो है, मतलब आज हमने वैक्यूम नहीं किया। वैक्यूम करेंगे अभी। अच्छा, अभी भाई कंप्लीट पोजीशन बना ले। उसके बाद एक बीच में प्रेशर डालेंगे थोड़ा। हाँ। नॉर्मल पोजीशन में बैठे, पेट को अंदर की तरफ खींचें, 15 सेकंड्स रोकें, 5 सेकंड्स का ब्रेक, फिर खींचेंगे। 1 2 3 पूरा अंदर की तरफ खींचें। आपकी ओब्लिक्स और आपका लोअर एब्डोमिनल पेन करेगा हल्का सा, जब जाके आपका वैक्यूम सही हुआ है। एक्सेल करेंगे, लेकिन 15 सेकंड्स नहीं, अब 20 सेकंड्स इसको आपने रोकना है, ठीक है। क्योंकि 15 सेकंड्स तो हम करते आ रहे हैं, आपने 20 सेकंड्स इसको रोकना है। 1 2 3 4 5 पूरा अंदर की तरफ खींचें, लोअर एब्डोमिनल, और आपकी ओब्लिक्स पेन करेंगी हल्की हल्की। पेन करना जरूरी है ना? पेन करना जरूरी, मतलब ऐसा फील होता है कि ये चीज़ यूज़ हो रही है। हाँ। सांस नहीं रोकिएगा, सिर्फ पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिएगा। एक्सेल करेंगे, 5 सेकंड्स रुकेंगे, दोबारा खींचेंगे। 1 2 3 4 5 पूरा अंदर की तरफ खींचें, मैक्सिमम जितना खींच सकते हैं। तो एक्सेल करेंगे, नेक्स्ट पोजीशन की तरफ आते हैं वैक्यूम की हमारी।
इस पोजीशन में आपने पेट को अंदर की तरफ पूरा खींच के रखना है। इसमें थोड़ा सा लोअर एब्डोमिनल ज़्यादा खींचता है। तो इसमें भी 20 सेकंड्स आपने रोक के रखना है। 5 सेकंड्स का ब्रेक, दोबारा खींचेंगे। 1 2 3 4 5 पूरा खींच के रखें अंदर पेट को। 20 पे एक्सेल करेंगे। नेक्स्ट पोजीशन जो हमारी तीसरी पोजीशन थी उसकी तरफ चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिएगा। पेट को अंदर की तरफ खींच के रखें। ऊपर जाके एक्सेल करेंगे। इसमें कम से कम आपने 10 रेप्स रखने हैं। और कितना ड्यूरेशन होना चाहिए वैक्यूम में? 8 सेकंड्स। ये लास्ट वाले का 8 सेकंड। 1 सेकंड 8 सेकंड 8 सेकंड है ना, 1 सेकंड। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। कल हमें क्या करना है? कल हमारा बॉडी पार्ट। वो फिलहाल तो सब एग्जॉस्ट हो चुके हैं बिल्कुल ना। आप आराम से रिलैक्स करें, पानी शानी पिए। अगर नाश्ता नहीं किया तो नाश्ता भी करें आप, बिल्कुल ठीक है जनाब। और अभी हम जाएंगे ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि 4 जनवरी को क्या हुआ था। तो जनाब 4 जनवरी 1950 में पाकिस्तान ने अपने दोस्त मुल्क चाइना को आज़ादी हासिल करने के बाद तस्लीम किया था। और साथ साथ 4 जनवरी 1958 में रूस का बनाया पहला मसनूई खलाई सैयारा स्पुतनिक 92 दिन में खला में रहने के बाद ज़मीन पर गिर गया था। और अभी जब हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, नहीं आज का सवाल भी बता देती हूँ, फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था? ये जो है वो आज का सवाल है कि फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था, आपने बताना है। और कल की जो हमारी विनर्स थी उनका भी मैं नाम बता देती हूँ। तो रुबीना, आपने हमें कॉल किया था और आपने बताया था कि पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड जो है वो सवात को कहा जाता है। और मुझे बड़ी हंसी आई थी कि कुछ कॉलर्स ने कल लाहौर का नाम भी लिया था और साथ साथ किसी ने कराची भी कहा था। तो खैर, लेकिन असल नाम जो है वो सवात है। वो वाकई बहुत खूबसूरत जगह है सवात। जो लोग नहीं गए हैं तो वो अपनी नेक्स्ट वेकेशंस को जो है वो पाकिस्तान घूमने के लिए प्लान करें। हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है, हमें पहले अपने मुल्क को देखना चाहिए, फिर आगे और दुनिया भी देखें, लेकिन अपने मुल्क को पहले अच्छे तरीके से डिस्कवर करें। ठीक है जी। और अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा हमारे साथ हैं और कुछ फैमिली भी हमारे साथ है जिनका उन्होंने ट्रीटमेंट किया। किस चीज़ के ऊपर? बच्चों की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं कि बच्चों की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। बच्चे का सिर्फ खाना पीना ही न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, उनका पूरा डेली रूटीन क्या होना चाहिए और उससे बच्चों के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ रहेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ से। हम छोटी सी ब्रेक उम्मीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबहें बहुत अच्छी जा रही होंगी, बहुत खूबसूरत सुबह का आगाज़ हुआ होगा। और अगर किसी की बहुत अर्ली मॉर्निंग आँख खुली होगी तो यकीनन आप लोगों ने मौसम को बहुत इंजॉय किया होगा, क्योंकि आज सुबह जो है वो थोड़ा सा क्लाउडी सा वेदर हुआ था कराची का और ये लग रहा था कि जी बारिश होगी। और अगर इस वक्त भी बाहर का मौसम ये है तो ज़रा मुझे कॉल करके बताइए क्लाउडी वेदर है या नहीं है। और जनाब आज का सवाल भी यह है कि मुझे बताइए कि फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था। आपने बताना है फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था। अच्छा, जब डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा अभी हमने ज्वाइन किया है उन्होंने, और जब वो हमारे सेगमेंट में आते थे तो हमारे एक रेगुलर कॉलर हमें कॉल करते थे, मोहम्मद अली साहब, और वो हमेशा ही बताते थे कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, हमने इलाज कराया है डॉक्टर साहब से और हमारे बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। इसीलिए हमने आज उनको अपने शो पे भी इनवाइट किया है कि वो हमें बताएंगे कि किस तरह से उनकी फैमिली में चेंज आया जब डॉक्टर साहब ने उनके बच्चे का इलाज किया। तो क्या चीज़ें थी, हम आज बात कर रहे हैं बच्चों की चाइल्ड ग्रोथ के ऊपर, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए बच्चों की। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें समझ नहीं आता कि हम किस तरह से बच्चे को क्या खिलाएं जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। और बहुत सारी मिथ्स होती हैं कि ये खिला दो तो इससे वेट गेन हो जाएगा, ये खिला दो तो अच्छा, फिर हमारा फोकस हमेशा वेट के ऊपर होता है। हम बच्चे के हेल्दी होने को, मोटा बच्चा होगा तो हम कहेंगे बहुत हेल्दी बच्चा है। इस तरह की बातें हमारे यहाँ बहुत होती रहती हैं, हमने पहले भी अपने शोज़ में करते रहे, आज भी हमें लगा कि हमें इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। तो पहले मैं वेलकम करूँगी डॉक्टर साहब को अपने शो पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डॉक्टर साहब आपके? बहुत शुक्र है, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह आज आपने बहुत खूबसूरत सेट लगाया है। हाँ जी, चेंज है ये, और आपने पेशेंट को भी बुलाया है। जी जी। मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव चेंज है ये, है ना? और ये एडवांसमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है ये। बातें तो देखिए डॉक्टर्स बहुत करते हैं और सब होती हैं, पेशेंट बहुत होते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकली होना चाहिए। बिल्कुल, हमें प्रैक्टिकल वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को बेहतर किया है। हाँ, तो चलिए उनको भी वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? आप माशाल्लाह रेगुलर कॉल करते थे डॉक्टर साहब के सेगमेंट में और आप ये बताते थे कि आपके बच्चे को बड़ा फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब से। जी हाँ, डॉक्टर साहब असल में ये था कि मैं बेसिकली फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। तो प्रोफेशनली भी मैं मुख्तलिफ डॉक्टर से मिलता रहता हूँ। हाँ।
तो मेरी मीनवाइल जब डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो एक तो थोड़ा सा पर्सनैलिटी से मैं थोड़ा सा मुतासिर हुआ। फिर जब मैं हॉस्पिटल मैंने विजिट किया तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के पास माशाल्लाह इतना क्राउडेड लोग हैं, आ रहे हैं। जी जी। तो फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट कि मुझे प्रॉब्लम फेस हो रहा था अपने बच्चे के साथ। अच्छा। तो वो ये था कि शुरू में जब ये पैदा हुए तो ये अंडरवेट थे। अच्छा, क्या वेट था इनका जब ये पैदा हुआ था? ये 5 पाउंड के थे। अच्छा। और डॉक्टर्स ने कहा ये अंडरवेट है, हाँ। आपको बहुत केयर की ज़रूरत है। तो ये प्रीमेच्योर डिलीवरी थी या प्रीमेच्योर तो नहीं थी, लेकिन ये वैसे ही काफ़ी वीक थे। वीक थे? सही। तो फिर वही हमारे साथ प्रॉब्लम था। मैं वर्किंग वूमेन भी थी, अच्छा। मैं जॉब करती थी, बहुत मुझे मुश्किलात हुई फिर इनके साथ। तो ये वर्किंग इनको- वुमेन के लिए तो बहुत मुश्किल काम है कि जो है बच्चों को देखना और फिर अच्छी ग़िज़ा देना, इस तरह से इन सब चीज़ों को। हाँ। तो फिर आपने डॉक्टर साहब को कंसल्ट किया? जी डॉक्टर ठीक है। तो साहब। डॉक्टर साहब फिर क्या? हाँ, ये मेरे पास आते थे ये। अच्छा। बीच में ऐसे इन्होंने डिस्कस किया कि ऐसी सी बात है, तो लाजिम तो ऑप्शन था। मैंने कहा बेटा आप जब चाहें मेरे पास ला सकते हैं अपने बच्चों को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कोई बीमारी तो नहीं है ना कि अगर बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है या बच्चा वीक है तो ये कोई बीमारी है? नहीं, बीमारी नहीं है, लेकिन ये हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में लेते हैं ये। ठीक है। देखिए इसका बहुत से ताल्लुक है, ये भी एक अलग एक टॉपिक है ये। हाँ। कि जिनके बच्चे अंडरवेट होते हैं उनके रीजंस क्या है ना। बाद औक़ात हम देखते हैं कि अगर हम छोटा सा तवज्जो रखें कि बाद मदर बड़ी फैटी होती हैं और हेल्थी होती हैं, लेकिन बच्चे उनके अंडरवेट होते हैं। हाँ। और बाद औक़ात मदर बड़ी कमज़ोर सी हैं हाँ। और बच्चे बड़े हेल्थी होते हैं। तो इनमें बहुत सी पोजीशन आती है, जेनेटिक होती है या उस वक्त ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वो डाइट ले रही होती हैं उनका भी बड़ा दखल होता है। अच्छा। छोटा सा मैं इस पॉइंट पे ये बता दूं कि हमारे यहाँ नॉलेज जो है, अवेयरनेस जो है बहुत कम है मदर्स में स्पेशली। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती। वो जैसा उनका पीरियड चल रहा होता है वो सिस्टम वो आगे चलाती हैं। तो उससे रिजल्ट ये होता है कि आउटपुट कुछ भी हो, कभी अंडरवेट की शक्ल में, कभी ओवरवेट की शक्ल में। हमारे पास बाकायदा काउंसलिंग होनी चाहिए, बैलेंस डाइट का होना चाहिए। इसी तरह जब आफ्टर डिलीवरी जो है, हाँ बच्चे जैसे होते हैं तो उनको रुजू करना चाहिए डॉक्टर से या अपने कंसल्टेंट के। इनकी दानिशमंदी ये थी कि इन्होंने फौरी तौर पे मुख्तलिफ लोगों से कांटेक्ट करके फ़ौरन डॉक्टर से कांटेक्ट किया। अच्छा, आपने किस एज में इनको दिखाया डॉक्टर? आज जब ये पैदा हुए थे उस वक्त ही अंडरवेट थे। अच्छा। उसके बाद तकरीबन साल 1.5 साल तो हम मुख्तलिफ जगहों पे दिखाते रहे। सही है। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, चूँकि मेरा विजिट भी होता था तो मैंने वहाँ पर डिस्कस भी किया। ठीक है। तो ट्रीटमेंट भी शुरू किया, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये आ रहा था कि इनको जैसे ही कोई ट्रीटमेंट शुरू करते थे तो इनको डायरिया हो जाता था फ़ौरन, लूज मोशन स्टार्ट हो गए थे। क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं कर हाँ, पा रही थी एब्जॉर्प्शन कुछ प्रॉपर नहीं था मेरे ख्याल, कुछ डेफिशिएंसीज थी इनके अंदर। तो फिर मैं बड़ा मतलब डिस्टर्ब रहा। फिर मैंने इनसे डिस्कस किया अपनी वाइफ से। और सही है, पहला बेबी था आपका? जी, ये मेरा फर्स्ट बेबी तो था। और ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुआ मैं, और मैं बहुत काफ़ी डिस्टर्ब रहा। हाँ। फिर हमने ये डिसाइड किया, फिर मैंने इनसे कहा कि आपने जॉब जो है ना अपनी छोड़नी है, क्योंकि शायद आप टाइम सही नहीं दे पा रही हैं। अच्छा। फिर ये टीचिंग में थी, वहाँ स्कूल के अंदर टीचिंग करती थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं फिर इसको सेक्रीफाइस करती हूँ अपनी जॉब को। इन्होंने जॉब छोड़ी फिर। तो इससे भी थोड़ा सा फ़र्क इस तरह हुआ कि इनकी जो है कंसंट्रेशन थोड़ी सी जो है वो बढ़ना शुरू हुई बच्चों की। लेकिन प्रॉब्लम मेरा एग्जिस्ट कर रहा था। अच्छा, वो चीज़ थी। हाँ, वो चीज़ चल रही थी। फिर पता है क्या होता है कि जब अगर आपका बेबी अंडरवेट है, पहला बेबी है, तो लोग भी बहुत कमज़ोर हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है ना, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है हमारी सोसाइटी के अंदर। ज़रा सी ये चीज़ें ये चीज़ होती है ना कि थर्ड पर्सन भी बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है। फिर आपने डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब? हाँ, फिर मेरी जब मुलाकात हुई डॉक्टर साहब से तो मैंने डिस्कस किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है। डॉक्टर साहब ने कहा यार मोस्ट वेलकम, आप लेकर आएँ, बच्चे को देखे बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। तो फिर हमने विजिट प्लान किया, डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लिया। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि बच्चे का परफेक्ट वेट क्या होना चाहिए जब वो न्यूबॉर्न जब वो पैदा हो रहा है, तो उस वक्त क्या वेट होना चाहिए जिसमें वो अंडरवेट? देखिए हमारे यहाँ हम जो वेट कैलकुलेट करते हैं कि स्टैंडर्ड रूल होता है हमारे पास। पाउंड के हिसाब, जैसे हम पाउंड में लेते हैं या हम केजी में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं। तो 3 kg जो है हमारे यहाँ जो है वो एवरेज माना जाता है। और पाउंड में कितना? पहले 2.5 होता था, अब हम 3 लेते हैं केजी जो है। अच्छा। और इसी तरह 7 पाउंड जो है, 7 पाउंड जो है वो हम इसको स्टैंडर्ड में लाते हैं। अच्छा। जैसे अगर 8 है तो वो बेहतर है और 9 है तो बहुत बेहतर है वो। अच्छा। इसी तरह 4 kg की बेबी जो होते हैं वो ओवरवेट नहीं कहलाते लेकिन बेहतर कहलाते हैं। तो 4 से अबव और 9 से अबव ये ओवरवेट बेबीज कहलाते हैं। अच्छा, वो फिर ओवरवेट। अच्छा, तो फिर वो भी ज्यादती हो जाती है, वो भी फिर सही नहीं होता? डेफिनेटली दोनों चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं होती और ये इनमें कॉज पे देखा जाता है। अच्छा। यानी यूजुअली जो डायबिटीज बेबीज हैं, डायबिटिक बेबीज जो होते हैं वो ओवरवेट होते हैं, समझना, यानी उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कोई डिजीज होती हैं, फिर हम उनको कंसिडर करते हैं क्या है कि वो जेनेटिक हैं या उस वक्त वो डेवलप हो रही हैं। और बाद हेल्थी फैमिलीज होती हैं। अच्छा। ये भी मैंने देखा है कि बाद फैमिलीज ऐसी हैं जिनके बेबी हेल्थी होते हैं। अच्छा, यानी जेनेटिक भी होते हैं।